मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हो बीए सेकंड सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर एक कंपलसरी एग्ज़ाम अब जोड़ा गया है सेमेस्टर एग्ज़ाम के अंदर, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल। तो इससे संबंधित मैं आपके सामने महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ का पेपर होता है वो लेकर आया हूँ। मैं आपको सारे एमसीक्यूज़ कराऊंगा जितने जितने इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछले सालों में और अधिक जो दूसरी यूनिवर्सिटी थी उनमें पूछे गए वो सभी मैं आपको कराऊंगा। एक बार थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ आपको कितने नंबर का एग्जाम होगा, 2 मिनट लेकर एक्स्ट्रा। अगर आपने पहले वाला मेरा जो एक वीडियो है मैंने सिलेबस का कितने का एग्जाम होगा, कैसे एमसीक्यूज आएंगे वो सभी डाल दिए हैं, तो पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। और अगर नहीं देखा तो एक बार समझ लो। आपका 50 नंबर का 50 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। अगर आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो तो 50 नंबर का पेपर होगा, और अगर रेगुलर के स्टूडेंट हो तो 40 नंबर का पेपर होगा, प्लस 10 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा। 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा और आपको 20 नंबर लाने जरूरी है पास होने के लिए। साथ ही अगर रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको 16 नंबर पेपर में लाने जरूरी है और 4 नंबर आपको इंटरनल में लाने जरूरी है पास होने के लिए। तो ये कुछ प्रकार से बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का जो पेपर होगा उससे संबंधित टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं अपन जो आज के एमसीक्यू। लेकिन एमसीक्यू शुरू करें उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर मैं ये जो वाली पीडीएफ है ये ज़रूर डालूंगा एग्जाम से पहले। पहले वाला क्वेश्चन है, एक अनुनय और नियंत्रण का एक शक्तिशाली एजेंट है। तो अनुनय और नियंत्रण का शक्तिशाली एजेंट इनमें से कौन है? पहला स्पीकर, रिसीवर, ऑप्शन सी भाषण, ऑप्शन डी है डिकोडर। तो हम सब जानते हैं जो सबसे ज़्यादा इनमें से जो कंट्रोल करने वाला एजेंट कौन सा होता है? वो होता है स्पीकर होता है। फिर बढ़ते अपन अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। असरदार सलाह कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए है मनुष्य उन्मुख और कार्य उन्मुख दोनों। ऑप्शन बी है श्रमिक हित में सर्वप्रिय। ऑप्शन सी है समझ को बढ़ावा देने वाली। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हम सब जानते हैं जो असरदार सलाह होती है वो कौन सी होती है? कोई व्यक्ति को आप उसके कार्य से संबंधित को सलाह देते हो वो वाली असरदार सलाह होती है। या फिर श्रमिक हितों के लिए, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस का पेपर है तो इसमें आपको व्यापार कर रहे हो, तो उसमें आपके नीचे जितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको आपको हितों को, जैसे उनकी वेतन कितना बढ़ाया जाना चाहिए, उनको कैसे सामाजिक वो और जो कार्य पर सुरक्षा प्रदान करनी, ये श्रमिक हित होते हैं। इनको आपको ध्यान में रखने वाली सलाह देने वाली सलाह होती है। व्यापार के लिए क्या असरदार सलाह होती है। या फिर अपने जो व्यापार होती है उसकी समझ को बढ़ावा देने वाली अगर आप किसी व्यक्ति को सलाह देते हो वो असरदार सलाह होती है। तो इनमें से कौन सी सलाह है वो कौन सी असरदार सलाह होती है? तो ये सभी की सभी सलाहें वो क्या होती है? असरदार सलाह के अंदर आती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर द होगा। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार का अर्थ है दूसरों के साथ जानकारी, भावनाओं और विचारों को क्या करना। तो क्या करते हैं अपन? संचार की डेफिनेशन है प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी है विनिमय मतलब आदान प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी है सभी को बताना। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हम सब जानते हैं संचार का अर्थ क्या होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने फ़ोन किया किसी के पास, तो फ़ोन डायरेक्ट किस तरीके से जाता है? उदाहरण मैं आपको एक और अलग उदाहरण लेके बताता हूँ। जैसे आपने किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको कोई संचार के बारे में आपको एक अच्छी चीज़ बता, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, मान लिया कि आपने एक साबुन बनाई, ठीक है। तो उस साबुन को आप प्रचार करना चाहते हो, कपड़े धोने की साबुन है उसका प्रचार करना चाहते हो, तो आप अपने उसका व्यापार करोगे तो आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, बाजार में जाकर बेचने के लिए आपको लोगों को बताना पड़ेगा उसके बारे में। तो आप बताओगे बाजार में किसी के पास गए, कोई दुकानदार के पास, आपको आपने उसको बताया कि हमने एक साबुन लॉन्च किया है, उसके क्या फ़ायदे हैं। एक तो वो सॉफ्ट मतलब हार्ड जो पानी होता है, कठिन पानी होता है उसके अंदर, मतलब जो जिसके अंदर हाई डिटर्जेंट काम नहीं करते हैं उसमें भी ये काम कर सकती है। दूसरी बात हाथों के लिए भी बहुत सही होती है और कपड़े भी इससे रूखे नहीं होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप उसने उसको बताई। तो दुकानदार बताते हैं कि दुकानदार फिर बताता है कि हमारे जो मार्केट है, यहाँ का क्षेत्र है, इसमें यह समस्या है कि पानी है वो बहुत ज़्यादा कठोर है, तो हमें ऐसे ही प्रोडक्ट की ज़रूरत थी। तो ये जो आपस में एक व्यापारी और एक जो दुकानदार है, दोनों के बीच में, कंज्यूमर और सेलर के बीच में जो आचार विचार होते हैं, आपस में जानकारी साझा होती है, इसे क्या कहते हैं? अपन संचार कहते हैं। तो ये जो संचार होता है वो एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? विनिमय करना। अब बढ़ते हैं 4था नंबर क्वेश्चन कि व्यवसाय में सूचना के स्रोत हैं। तो व्यवसाय में सूचना के क्या स्रोत होते हैं? ऑप्शन ए पुरानी फाइलें, ऑप्शन बी अवलोकन,
ऑप्शन सी बैठक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखो व्यवसाय में जो सूचना के स्रोत हैं वो इनमें से सभी होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका कोई व्यापार है, आपकी एक दुकान है किसी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपके पास सभी के पास आपको पता होता है दुकान में बही खाता सभी के पास होता है। तो आपको पता है कि आपके क्षेत्र के कोई ए, बी और सी नाम के 3 व्यक्ति हैं जो आपसे डेली आपकी दुकान से प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी मतलब सामान खरीदते हैं। लेकिन क्या हुआ है, कुछ कारणवश जो सी है वो आजकल आपके पास नहीं आ रहा है और वो 2-3 महीने से आपके पास एक इनएक्टिव और कहीं और जा रहा है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो इससे आपको ये सूचना मिली कि वो नहीं आ रहा है, तो आप उससे बात करोगे कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में सूचना प्राप्त होगी। साथ के साथ तो पुरानी फाइलों से आपको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है आपके व्यवसाय की। फिर क्या आती है, अवलोकन करना। अब देखो मैंने वही उदाहरण देता हूँ ABC वाला। अब क्या हुआ, मान लो आपने अब अवलोकन किया कि वो व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है। आप उसके पास गए, उससे बातचीत की, उससे पूछा, तो उसने बताया कि आजकल आपकी दुकानों पर इन जो मार्केट है उसके अंदर कुछ नए प्रोडक्ट आए हैं और आपकी दुकान में वो उपलब्ध नहीं है ना। तो आपको वो प्रोडक्ट भी, वो चीज़ें भी उपलब्ध करानी पड़ेंगी, इसलिए हम वापस वो दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए मैं बाहर जाता हूँ। तो इससे आपने क्या किया, अपने बिजनेस है, आपका व्यवसाय, उसका आपने अवलोकन किया है, ठीक है। तो व्यवसाय की सूचना कहाँ से मिल सकती है, आपको अवलोकन से भी मिल सकती है। तीसरा क्या, बैठक करके। आप अपने जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके साथ बैठक कर सकते हो। मार्केट के अंदर आपका व्यापारिक संगठन होता है, संघ होता है, आपको सभी को पता है, उनमें आप बैठकर बातचीत करते हो, तो आपको भविष्य में रणनीति तैयार करने के मददगार सिद्ध होते हैं। तो व्यवसाय की सूचना आपको किस में मिलती है, पुरानी फाइलों से भी मिलती है, अवलोकन से भी मिलती है और बैठक से भी मिलती है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अक्सर व्यावसायिक संचार में एक भौतिक बाधा है। तो देखो व्यावसायिक संचार क्या होता है, आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को टेलीकास्ट करते हो या आप उस पर एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो उसके अंदर सबसे बड़ी भौतिक बाधा क्या होती है। ऑप्शन ए है शोर, ऑप्शन बी है रिसीवर, ऑप्शन सी है पारित निर्देश, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इनमें से अक्सर व्यापारिक जो संचार में भौतिक बाधा क्या होती है, शोर होता है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार है, तो संचार की डेफिनेशन मैंने पहले बता दी थी कि अपने भावनाओं, विचारों व अपने को आपस में आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो संचार में क्या आएगा, ऑप्शन ए है एक तरफा प्रक्रिया होती है, ऑप्शन बी है 2 तरफा प्रक्रिया होती है, ऑप्शन सी है 3 तरफा प्रक्रिया होती है, ऑप्शन डी है 4 तरफा प्रक्रिया होती है। तो हम सब जानते हैं संचार है वो सिर्फ एक तरफा ही नहीं बल्कि 2 तरफा प्रक्रिया होती है, जिसमें आप किसी व्यक्ति को कोई सूचना बताओगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको उसके बारे में कोई चीजें बताएगा। तो संचार एक 2 तरफा प्रक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो देखो कोई ना कोई शब्द होता है, कम्युनिस्ट शब्द बना है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन शब्द है, उसकी जो शब्द है वो कम्युनिकेशन शब्द जो व्यापक शब्द है इंग्लिश में बना हुआ, उसकी जो उत्पत्ति है वो कम्युनिस्ट शब्द से होती है। तो एक कम्युनिस्ट शब्द कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, चीनी भाषा से लिया गया है, फिर अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो मैं बता दूं जो कम्युनिकेशन शब्द का जो बेसिक शब्द है कम्युनिस्ट, वो कहाँ से लिया गया है, वो लैटिन देश से लिया गया है। आप बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्यापार की भाषा को किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वर्ड वेव से संबंधित है, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति से संबंधित है, ऑप्शन सी है बोलचाल से संबंधित है, ऑप्शन द सुझाव से संबंधित है। तो कोई भी व्यापार की भाषा होती है वो किससे संबंधित होती है, तो वो संबंधित होती है हमेशा वर्ड वेव से। आपकी कितनी ज़्यादा जो वर्ड वेव होता है, जैसे कि हर व्यापार होता है उसकी कुछ प्रचलित भाषाएं होती हैं, समझ में आ गया कि जैसे कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। एडवर्टाइजमेंट के भी प्रकार होते हैं, विजुअल, नॉन विजुअल, ऑडियंस, आप किस में प्रचार करते हो, ईमेल, टाइपिंग। तो ये सब जो भाषाओं को व्यापार की भाषा होती है वो किस टाइप की होती है, वो होती है वर्ड वेव की भाषा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार एक संगठन है जिसका पर्व है किससे संबंधित होना चाहिए। तो संचार कैसा संगठन है जिसका प्रवाह किस तरह होना चाहिए, तो ऊपर से नीचे की तरफ, ऑप्शन बी है ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, ऑप्शन सी है क्षैतिज रूप से, ऑप्शन डी है उपयुक्त छवि। तो संचार एक ऐसा संगठन है जिसका प्रभाव किस तरीके से होना चाहिए, ऊपर से नीचे और की तरफ, दोनों तरफ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्यावसायिक संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जो व्यावसायिक संचार होता है, जैसे कि आप टीवी के अंदर चलाते हो या मोबाइल यूट्यूब देखते हो, तो यूट्यूब के आपने ये वीडियो शुरू किया उससे पहले ऐड आया था।
तो वो ऐड किसी ना किसी प्रोडक्ट का था, किसी ना किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, तो वो क्या था, व्यावसायिक संचार था। तो व्यावसायिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं। जैसे कि कोई कंपनी है, रोलेक्स कंपनी मान लीजिए, जो घड़ी की कंपनी है, उस कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है, कि उसका एक प्रोडक्ट है जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, जिसकी ब्रांडिंग बहुत हाई वैल्यूएबल है, और साथ के साथ उससे जो आपको पहनने से मतलब आपकी प्रेस्टीज बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें वो व्यापारिक संचार जो आपने किया, आपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उससे क्या फायदा होता है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है मनोरंजन करना, ऑप्शन बी है सूचना साझा करना, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत संतुष्टि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, सूचना साझा करना। तो आपने क्या क्या रोलेक्स घड़ी के बारे में जाना, आप कंज्यूमर हो, आपने देखा कि उसके क्या क्या फायदे हैं, तो इससे आप उस जो व्यापार की सूचना हुई थी उससे क्या फायदा हुआ, सूचना साझाएं हुई हैं। और इस सूचनाओं का साझा होती हैं, इससे ज़्यादा लोग जानते हैं, और जितने ज़्यादा लोग आपको जानते हैं उतना ही आपका प्रोडक्ट प्रचलित होता है और उतना ही ज़्यादा वो बिकता है मार्केट के अंदर। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का घटक नहीं है। तो संचार की भी एक प्रक्रिया होती है, तो उसका कौन सा घटक नहीं है। ऑप्शन ए है प्रेषक, ऑप्शन बी है डिकोडर, ऑप्शन सी है प्रवेशक, ऑप्शन ड है प्रतिक्रिया। तो इनमें से संचार प्रक्रिया का कौन सा घटक नहीं है, वो है प्रवेशक। तो प्रवेशक होता है वो संचार प्रक्रिया का घटक नहीं होता है, बल्कि जो प्रेषक हो गया, डिकोडर हो गया और प्रतिक्रिया हो गया, ये सभी संचार प्रक्रिया के घटक होते हैं। अब ये सब चीजें क्या होती है, मैं आगे जाके आपको सारी चीजें समझा दूंगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार प्रक्रिया में एनकोडिंग शब्द का क्या तात्पर्य है। तो एनकोडिंग क्या होती है। ऑप्शन ए है संदेश को डिकोड करना, ऑप्शन बी है संदेश को प्रसारित करना, ऑप्शन बी है संदेश की रचना करना, और ऑप्शन ड है संदेश प्राप्त करना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एनकोडिंग होती क्या वास्तविकता में। जैसे कि आपके पास ये फोन था, आप और जैसे भी आप किसी को फोन करते हो, साइंस के स्टूडेंट को तो पता होगा, कम्युनिकेशन का एक चैप्टर चलता है फिजिक्स के अंदर, उसमें बताया जाता है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हो तो शब्दों में बात करते हो, जैसे आप मारवाड़ी में बात करते हो, हिंदी में बात करते हो, अंग्रेजी किसी भी एक भाषा में बात करते हो, लेकिन वो संचार जाता है तो वो कभी भाषा के रूप में नहीं जाता है, वो किसी एक यूवी रेडिएशन के रूप में जाता है, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन की जो रेडिएशन होती है उनके रूप में जाता है, बैंडविड्थ के रूप में जाता है, ठीक है। तो वो रेडिएशन के रूप में जो चीज उसको बदलती है, भाषा को जो सिंगल के अंदर बदलती है, वो क्या कहलाती है, एनकोडिंग कहलाती है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या कहलाई, एनकोडिंग कहलाई। अब वो आपने फोन किया, भाषा में सिंगल में बदला, वो सैटेलाइट के पास गया, सैटेलाइट ने उसको ट्रांसमिट करके किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाया, आपने जिसके पास फोन किया था उसके पास पहुंच गया। अब उसको सिंगल के रूप में नहीं सुनती है, सिंगल मतलब तरंग के रूप में नहीं सुनती है, उसको किस रूप में सुनती है, वो भाषा के रूप में सुनती है। तो उसी जो तरंग थी उसको वापस भाषा में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कोडिंग क्या होती है, एनकोडिंग या कोडिंग क्या होती है और डिकोडिंग क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, संदेश की रचना करना। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार प्रक्रिया में चैनल से क्या तात्पर्य है। तो चैनल का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए भौतिक स्थान, ऑप्शन बी है उपयुक्त विधि या माध्यम, ऑप्शन सी है प्रेषक का रुतबा, ऑप्शन डी है प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। तो संचार प्रक्रिया में चैनल का क्या तात्पर्य होता है, वो होता है उपयुक्त विधि का माध्यम। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्यावसायिक संचार में FAQ का क्या अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होता है, अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन, औपचारिक वार्षिक प्रश्न, अक्सर उत्तर दिए गए प्रश्न और औपचारिक सहाकार प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। FAQ क्या होता है, जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उन्हें उन प्रश्नों को क्या कहलाता है, संचार की भाषा में FAQ कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संचार एक औपचारिक चैनल है। तो कौन सा चैनल है, ग्रेपवाइन, ऑप्शन बी है अनौपचारिक बैठक, ऑप्शन से है आधिकारिक ज्ञापन, ऑप्शन द है सोशल मीडिया चैट। तो संचार का औपचारिक चैनल कौन सा होता है, औपचारिक और अनौपचारिक दो चीजें होती हैं। तो औपचारिक कौन सा होता है, आधिकारिक ज्ञापन, आप किसी भी चीज का ज्ञापन सौंपते हो, वो कौन सा चैनल होता है, संचार का औपचारिक चैनल होता है। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्यावसायिक संचार में
के किस कार्य की सलाह और सिफारिशें प्रदान करने शामिल है। तो व्यावसायिक संचार के किस कार्य में सलाह और सिफारिशें प्रदान करने का शामिल है। ऑप्शन ए है प्रेरक में, ऑप्शन बी है सलाह में, ऑप्शन स है जानकारीपूर्ण में, ऑप्शन द है निर्देश में। तो व्यावसायिक संचार में सलाह और सिफारिशें प्रदान किस में करी जाती है, इनमें से सलाह के अंदर, क्योंकि सलाह इसी के अंदर आया है। जैसे कि आपने किसी भी व्यक्ति को बताया कि आपकी कोई दुकान थी और आपको कस्टमर ने आके बताया कि जो आपका जो व्यवसाय है आजकल उसके अंदर जो ये प्रोडक्ट हैं वो नए आ रहे हैं मार्केट के अंदर और आप इनको भी ऐड कीजिए और इससे आपका मार्केट और बढ़ेगा, या आपके किसी दोस्त ने आपको इस चीज़ की सलाह दी है, सिफारिशें दी हैं, तो जो आपको बताया कि ये चीज़ करना चाहिए, ये सिफारिशें बस सलाह होती हैं। तो व्यापारिक संचार के अंदर ये क्या कहलाता है, सलाह कहलाता है। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्यावसायिक रिपोर्ट की प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो व्यावसायिक रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए राय देना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अनुभवों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठ रूप में जानकारी का संप्रेषित करना, ऑप्शन द है दर्शकों को समझाना। तो वस्तुनिष्ठ रूप में जानकारी का संप्रेषण करना ही होता है। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार में प्रभावी फीडबैक की प्राथमिकता विशेषता क्या है। तो मतलब आप किसी भी व्यक्ति को फीडबैक देते हो, जैसे कि आजकल रेटिंग का जो सिस्टम चल गया है कि भाई इतनी रेटिंग दी है, आपने गूगल अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसको आपने रेटिंग दी और साथ में आपने उसमें कमेंट किया, ठीक है, तो वही क्या होता है, फीडबैक होता है। यूट्यूब में मैंने वीडियो बनाया और आपने उसमें वीडियो के नीचे कमेंट किया, तो आपने मेरे उस वीडियो के बारे में क्या दिया, फीडबैक दिया, तो उसका क्या विशेषता होती है। ऑप्शन एक है अज्ञात व स्पष्टता, तो उस मतलब कौन सा एक प्रभावी फीडबैक होता है उस चीज़ के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है अज्ञात व स्पष्ट होना चाहिए फीडबैक, ऑप्शन बी है सामयिक व विशिष्ट होना चाहिए, ऑप्शन सी आलोचना से बचना चाहिए, ऑप्शन द है लंबा व विस्तृत होना चाहिए। तो आपको पता है कि एक जो प्रभावी फीडबैक होता है वो सामयिक व विशिष्ट होना चाहिए, मतलब आपको संक्षिप्त रूप में सभी चीज़ों को बता दो कि उस चीज़ में ये फायदे हैं, ये नुकसान है और भविष्य में आप उस चीज़ में ये सुधार कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें बतानी होती हैं आपको, आपने ये चीज़ बनाई, इसमें ये अच्छी चीज़ें थी, आप इनमें इन क्षेत्र में और सुधार कर सकते हो और भविष्य में आगे बढ़ने के लिए आपको इन क्षेत्र में और कार्य करना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ बतानी होती हैं। ऐसे नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति की सिर्फ कमियां निकाल रहे हो या किसी व्यक्ति को अच्छाई ही बता रहे हो। दोनों ही रूप में आप एक किसी भी व्यक्ति को अगर दोनों में से एक चीज़ ही करते हो तब वो एक प्रभावी फीडबैक नहीं माना जाता है। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से ऊर्ध्वाधर संचार का उदाहरण है तो कौन सा है। ऑप्शन ए प्रबंधक के अधीनस्थ, ऑप्शन बी है सहकर्मी से सहकर्मी, ऑप्शन स है प्रबंधक के अधीनस्थ। तो इनमें से जो ऊर्ध्वाधर संचार का क्या उदाहरण है, प्रबंधक के अधीनस्थ। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यावसायिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। तो व्यावसायिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है। ऑप्शन ए संगठन सद्भावना करना, ऑप्शन बी है प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है प्राप्तकर्ता की समझ, ऑप्शन डी है प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच के अनुकूल संबंध। तो आपको संचार होता है उसमें सबसे बढ़िया चीज है कि आप जो प्राप्त कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ क्या अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का जो वीडियो पढ़ा रहा हूँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मेरे पढ़ाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए। आप जो ग्रहण करता हो, प्राप्त करता हो, आपको वो चीज़ समझ में आनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी तरीके से कोई भी व्यापारिक संचार किया, आपने अपना कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया, वो हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज़ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन है प्राप्तकर्ता की समझ बहुत जरूरी है व्यापारिक संचार के अंदर। अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक संदेश तभी प्रभावी माना जाता है जब वह आमने सामने से संवाद किया गया हो, समझ के प्रमाण में दोहराया गया हो, विश्वास के साथ दिया गया हो, दूसरों द्वारा समझाया गया हो। तो एक संदेश तभी प्रभावी माना जा सकता है जब वह दूसरों द्वारा समझाया जाता है और उसके इच्छित परिणाम उत्पन्न होते हैं। सही बात है। कोई भी देखो, आपने कोई भी चीज़ों को समझाया, जैसे आपने आपको कोई व्यापार से संबंधित किसी व्यक्ति ने आपको सलाह दी, आपने उस व्यक्ति की सलाह मानी और इससे आपको फायदा हुआ, तो वही चीज़ क्या हो गई, एक प्रभावी संदेश हो गया, एक प्रभावी सलाह हो गई और भविष्य में भी आप उसकी बातें मानोगे। तो यही क्या होता है, दूसरों द्वारा समझाया जाना और इच्छित
उत्पन्न करना उस चीज़ से। मैं स्पष्ट भाषा में आपको समझा दिया है कि आपको उस चीज़ से कैसे फायदा होगा। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? ऑप्शन ए है फिल्टरिंग, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है चैनल समृद्धि, ऑप्शन द है रक्षात्मकता। तो कौन सा नहीं है प्रभावी संचार में बाधा? वो नहीं है चैनल की समृद्धि। अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्षैतिज संचार के बीच में क्या होता है? ऑप्शन ए है श्रेष्ठ के अधीनस्थ, ऑप्शन बी है समान स्थिति वाले कर्मचारी, ऑप्शन सी है अधीनस्थ से श्रेष्ठ, ऑप्शन ड है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षैतिज संचार होता है उनके बीच में क्या होता है? समान स्थिति वाले कर्मचारी होते हैं। देखो मैं बता रहा हूं, जैसे क्या हो गया, आपके अंदर आप किसी कंपनी में काम करते हो, है ना, तो उसके अंदर जो आपके एडवर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग मान लो, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मतलब आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है दूसरी जगह भेजा जा रहा है। जैसे आपका कोई कोचिंग से समझ लो, हर कोचिंग होती है, उसके अंदर वो क्या होता है, समय समय पे अपनी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। तो कुछ लोगों के क्या रखते हैं, पर्चा बांटने वगैरह के लिए या फिर प्रचार करने के लिए रखते हैं। तो आप मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट या सोशल मीडिया के एडवर्टाइजमेंट के लिए रखते हैं। तो आप जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के जो सभी कर्मचारी हो, उन सब लोगों के बीच में जो संचार होता है, आदान प्रदान होती है कि अपने को कैसे, आजकल मार्केट में नया एडवर्टाइजमेंट का तरीका ये आया है, सोशल मीडिया में आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम पे ये ट्रेंड चल रहा है, तो इस माध्यम से हमें किस प्रकार से अपना एक अच्छा जो संचार बनाना चाहिए। तो जो समान स्थिति वाले कर्मचारी होते हैं उन्हीं के बीच में कौन सा संचार होता है? क्षैतिज संचार होता है, मतलब समानता वाला संचार होता है। समझ में आ गई आपको? अब बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। व्यापार का स्थायी रिकॉर्ड है, तो व्यापार का स्थायी रिकॉर्ड क्या होता है? ऑप्शन ए बही खाता, ऑप्शन बी है व्यावसायिक पत्र, ऑप्शन से है उत्पादन रिपोर्ट, ऑप्शन द है डायरी। गलत लिखा गया है, ऑप्शन द क्या होता है? डायरी। तो व्यापार का जो स्थायी रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है? व्यावसायिक पत्र होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना आप। अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि न्यूमैन और समर के अनुसार संचार का आदान प्रदान है। तो न्यूमैन और समर के अनुसार जो संचार का आदान प्रदान होता है वो किस आधार पे होता है? ऑप्शन ए है तथ्य के आधार पर, ऑप्शन बी है भावनाओं के आधार पर, ऑप्शन सी है राय के आधार पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो न्यूमैन और समर के अनुसार जो संचार का आदान प्रदान होता है वो किस आधार पर होता है? तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, ऑप्शन बी भावनाओं के आधार पर होना चाहिए, ऑप्शन सी है राय के आधार पर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अपील व अभ्युवेदन का उपयोग संचार में किया जाता है, तो किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्रेप जाइल, ऑप्शन बी है क्षैतिज, ऑप्शन सी है ऊपर की ओर, ऑप्शन द है नीचे की ओर। तो जो अपील व उपवेदन होती है, देखो अपील करते हो तो अपील आप हमेशा अपने, आप अगर छोटे नीचे वर्ग के अधिकारी हो तो हमेशा ऊपर वाले व्यक्ति से हमेशा अपील की जाती है। तो वो किस तरीके से होती है? ऊपर की ओर होती है अपील। समझ में आ गई आपको? आप कोई भी ज्ञापन हो गया, अपील हो गई, ये हमेशा अपने से उच्च अधिकारी को दिया जाता है। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार वह संचार नेटवर्क जिसमें एक वरिष्ठ के अधीन सभी अधीनस्थ कर उसके साथ संवाद करते हैं, तो वो वाला क्या होता है? ऑप्शन ए एकल श्रृंखला नेटवर्क, ऑप्शन बी है व्हील नेटवर्क, ऑप्शन सी है मुक्त प्रवाह नेटवर्क और ऑप्शन डी है गपशप श्रृंखला। तो देखो इसमें क्या है कि ये वाला संचार प्रक्रिया है। आपने, अच्छा मैं समझाता हूं, आपकी कंपनी का एक कोई वरिष्ठ जो अधिकारी है, एचओडी डिपार्टमेंट का अधिकारी है, वो क्या करता है? अपने नीचे सभी के सभी जो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड से बात करता है। जैसे मार्केटिंग हेड के बाद से बात करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट के से बात करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो हेड होता है उससे बात करेगा। इन सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड से आपका जो चेयरमैन होता है, सीईओ मान लो, एचओडी डिपार्टमेंट का हेड होता है, वो सभी से बात करता है। वो सिर्फ किससे बात करता है? जो उनके हेड होते हैं। फिर जो हेड होते हैं, जैसे सेल्समैन का हेड है, वो अपने नीचे जब सभी कर्मचारी हैं वो उन सभी की बातों को पहुंचाता है। तो ये किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? व्हील नेटवर्क तैयार होता है। समझ गया? तो वरिष्ठ अधीनस्थ के नीचे जितने भी सभी अधीनस्थ जो संवाद होते हैं वो किस प्रकार के संवाद में आते हैं? एक प्रकार के व्हील नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रभावी संचार की क्या आवश्यकताएं हैं? ऑप्शन ए है
नहीं है, मतलब आप क्या आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए है सरलता होनी चाहिए, मतलब प्रभावी संचार में। ऑप्शन बी स्पष्टता होनी चाहिए। ऑप्शन सी है अस्पष्टता होनी चाहिए। ऑप्शन डी है ये सभी। देखो मैं एक आप छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे कि आप किसी गांव में गए, आपको एक कंपनी ने भेजा कि आपको कोई एक प्रोडक्ट बेचना है, जैसे वॉशिंग मशीन का प्रोडक्ट बेचना है, और आपके गांव में लगभग लोग, मतलब 80 से 90% लोग हैं वो लोकल भाषा जानते हैं या फिर हिंदी भाषा जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपको दोनों में से कुछ नहीं आता है, आपको आती है इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हो आप। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप वहां पर उस गांव में जाकर अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपनी भावनाएं और अपने प्रोडक्ट के प्रचार के बारे में लोगों को बता ही नहीं पा रहे हो, तो वो प्रभावी संचार नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अस्पष्टता थी, लोग समझ नहीं पाए। या फिर ऐसे समझ लो, आपने हिंदी में कुछ ऐसे प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग कर दिया कि समझ में नहीं आया कि क्या बात बता रहे हो, तो वो क्या होती है? अस्पष्ट होती है। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो आजकल आपने देखा होगा जो वर्क टू होम का कॉन्सेप्ट चला था कोरोना टाइम के अंदर, जिसमें लोग आपस में जूम पर बैठकर या आपस में मीटिंग किया करते थे। या काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में आजकल यही होता है कि जो बड़ा डिपार्टमेंट का हेड होता है वो मुंबई के अंदर बैठा है, और अपने नीचे जयपुर हो गया, अलग अलग जगह जहाँ पे भी होते हैं सभी के अंदर वीडियो कॉल से क्या कर लेता है? सभी के साथ कॉन्फ्रेंसिंग कर लेता है। तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए है ऑनलाइन दस्तावेजों को साझा करना। ऑप्शन बी है वीडियो कॉल करना। ऑप्शन द है वीडियो चैनल के माध्यम से प्रतिभागियों के साथ बैठक करना। ऑप्शन द है ईमेल भेजने को प्राप्त करना। तो वो क्या करता है? वीडियो चैनल के माध्यम से जुड़े सभी प्रतिभागियों के साथ क्या करता है? बैठक करता है। अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आप सब जानते हो, इनमें से सबसे लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? मैं बता देता हूं। सबसे पहले जीमेल। तो जीमेल क्या है? एक मेल लिखने का या कम्युनिकेशन करने का, वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेशन करने का तरीका आपको सबको पता है। जूम है, जूम के अंदर क्या करते हो आप? जो अपना वीडियो कॉल करते हो। स्पॉटिफाई के एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और गूगल ड्राइव क्या है? जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट स्टोरेज करते हो, एक स्टोरेज डिवाइस है। अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन इंटरनेट की गति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बैंड चौड़ाई। ऑप्शन डी है विलंबता। ऑप्शन सी है पिंग। ऑप्शन ड है यूआरएल। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी इंटरनेट किस गति से चलता है। जैसे 2G का अगर आपने इंटरनेट चलाया होगा तो वो बहुत धीरे चलता है, 3G का थोड़ा फास्ट चलता है और 4G का ज़्यादा फास्ट चलता है। लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा नोट की होगी, अगर आप 2G का नेट चलाते हो धीरे तो चलता है लेकिन नेट कम यूज होता है उसके अंदर। 3G का चलाते हो नेट थोड़ा सा 2G से ज़्यादा चलेगा लेकिन 4G से कम चलेगा, लेकिन नेट है वो 4G के मुकाबले थोड़ा कम यूज होता है लेकिन 2G के मुकाबले ज़्यादा होता है। और 4G का चलता भी बढ़िया है और नेट भी बढ़िया यूज होता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जो बैंड की चौड़ाई होती है कि कितना नेटवर्क चलेगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो बैंड की चौड़ाई पे चलता है। इस तरीके से समझ लो कि जो पाइप है उससे पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, तो वो कितना पानी बाहर आएगा ये किस चीज़ पे निर्भर करता है? उस पाइप की मोटाई पे निर्भर करता है। बस वही वाली चीज़ है, इंटरनेट की गति कितनी होगी वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? बैंड की चौड़ाई पर निर्भर करती है। अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सुरक्षित रूप से वेबसाइट तक पहुंचने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रोटोकॉल के यूज किया जाता है? HTTP, HTTPS। ऑप्शन बी है FTP। ऑप्शन द है SMPT। तो आपने देखा होगा, आप कभी आज ना आप गूगल जाके खोलना, और जैसे गूगल आप क्रोम में खोलोगे तो वहाँ पे देखो कोई भी वेबसाइट खोलने से पहले उसके पर तरफ आएगा HTTPS। ये इसका मतलब ये है सुरक्षित वेबसाइट। जहाँ पे HTTP आ गया मतलब वो वेबसाइट सुरक्षित नहीं है, वो गूगल क्रोम खोलता भी नहीं है। साथ के साथ आपके वेबसाइट पे लाल कलर का बटन आ जाएगा, ऐसे करके कुछ देख लेना आप, ठीक है। तो कोई भी सुरक्षित वेबसाइट होती है उसका कैसे पता चलता है? उसके ऊपर स्टार्टिंग के अंदर खोलोगे तो HTTPS, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ .universitychampion.com, ऐसा कुछ आएगा। समझ में आ गए आपको? तो ये वेबसाइट क्या है? सुरक्षित वेबसाइट है। अब आगे बढ़ते हैं। एक समूह चर्चा है, तो समूह चर्चा कैसी होती है? ऑप्शन ए है विचारों का संचार करना। ऑप्शन बी है रचनात्मक और सहकारी। ऑप्शन सी है
ए व ब दोनों। तो एक समूह चर्चा कैसी होती है? विचारों का संचार करना। ऑप्शन बी है रचनात्मक और सहकारिता। और ऑप्शन सी है ए व दोनों। तो विचारों का संचार करना वह रचनात्मक व सहकारी होती है। अब बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक समूह चर्चा में यदि कोई उम्मीदवार दिए गए समूह चर्चा के बारे में कुछ नहीं जानता है तो यह बेहतर होगा। मान लीजिए आप किसी भी एक मीटिंग में भाग ले रहे हो और आप उस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हो कि आज किस बारे में चर्चा हो रही है। जैसे कि आज बात हो रही थी कि बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का पेपर कैसा आएगा और आपको सिलेबस ही नहीं पता, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। ऑप्शन बी मान लेना चाहिए कि उसे मुफ्त कर देना चाहिए, मतलब कि मन छोड़ के चले जाना चाहिए। ऑप्शन सी है सुनने का कौशल उत्पन्न करें। ऑप्शन डी है इस बारे में सोचे हुए चर्चा के बाद क्या करेंगे। तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? सुनने का कौशल उपयोग करें, मतलब वहां बैठकर आप सुने। आपको जैसे मैं बता रहा हूं कि जैसे मोहित सर आपको बता रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का पेपर कैसा आएगा, उसका क्या सिलेबस रहेगा, कैसे एमसीक्यू आएंगे। तो और अगर आप विद्यार्थी और आपको नहीं पता तो आपको क्या करना चाहिए? सुनने का कौशल उत्पन्न करना चाहिए। अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समूह चर्चा शुरू करने का अर्थ है। ऑप्शन ए है दूसरों को बोलने का मौका देना। ऑप्शन बी है विनम्र होना। ऑप्शन सी है बोलने व सुनने के कौशल को विकसित करना। और ऑप्शन डी है दूसरों को बोलने के लिए प्रेरित करना। तो समूह चर्चा शुरू करने से सबसे पहले क्या होता है? बोलने व सुनने का कौशल विकसित करना। जैसे कि मैंने आप किसी भी मीटिंग के अंदर बैठे हो, ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो, तो आपको सबसे पहले चीज़ क्या है? क्या तो आप उस चर्चा को शुरू करो, बोलो आप उस चीज़ के बारे में, या फिर कोई दूसरी व्यक्ति बैठा है उसके बारे में उसको सुनो। तो ये कौशल आपको होना चाहिए समूह चर्चा में बैठते वक्त। ऑप्शन डी है 36 नंबर क्वेश्चन है। समूह चर्चा में एक उम्मीदवार का इशारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुचित। ऑप्शन बी है प्रासंगिक। ऑप्शन सी है प्रासंगिक। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्या होना चाहिए? समूह चर्चा में एक उम्मीदवार का कैसा इशारा होना चाहिए? प्रासंगिक। मतलब आप किसी मीटिंग में बैठे हो और आप जो बातचीत कर रहे हो तो आप उस चीज़ के बारे में बात करो, वही इशारा करो जो जरूरी है भविष्य में उस चीज़ पे चर्चा हो सके। आप ऐसे नहीं कि अप्रासंगिक बातें करने लग जाओ। उदाहरण के रूप में अगर मैं समझाऊं, जैसे कि बात हो रही थी कि जलवायु परिवर्तन से कैसा निपटा जाए, तो और आप वहाँ पे जनसंख्या की बातें करने लगे, तो उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं, उस चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। तो आपको वही बात करनी है आप समूह चर्चा में जो प्रासंगिक हो। अप्रासंगिक बातों का कोई महत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 37 है। एक अधीनस्थ का अपने निकटतम वरिष्ठ के साथ संचार को क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सिंगल चैन नेटवर्क। ऑप्शन ब है ऊर्ध्वाधर संचार। ऑप्शन सी है व्हील नेटवर्क। ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है ऊर्ध्वाधर संचार। अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्पर्श के माध्यम से संचार का क्या अध्ययन है? ऑप्शन ए है हैप्टिक्स। ऑप्शन बी है प्रोक्सेमिक्स। ऑप्शन सी है शब्दार्थ। ऑप्शन डी है कालक्रम। तो जो ए है स्पर्श के माध्यम से संचार, वो क्या होता है? हैप्टिक्स होता है। अब बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। मानव संचार मूलतः है। मानव संचार मूलतः क्या है? संचार का आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी है सामाजिक नेटवर्क। ऑप्शन सी है अल्पकालिक नेटवर्क। ऑप्शन डी है भावनात्मक नेटवर्क। तो मानव संचार का मूलतः क्या है? सूचनाओं को आदान प्रदान करना मानव संचार कहलाता है। अब बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार में 7 इनमें से नहीं है। क्या नहीं है? स्पष्टता होनी चाहिए। ऑप्शन बी है शुद्धता होनी चाहिए। ऑप्शन सी है संक्षिप्तता होनी चाहिए। ऑप्शन डी है चरित्र होना चाहिए। तो इनमें से क्या होना चाहिए? चरित्र होना चाहिए 7 C's में। अब बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों का आदान प्रदान किस तरीके से होता है? ऑप्शन ए है बताने से। ऑप्शन बी है समझाने से। ऑप्शन सी है संचार से। ऑप्शन डी है सुनने से। तो किससे होता है? संचार के माध्यम से होता है। यह भी एक संचार की क्या है? डेफिनेशन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये पार्ट फर्स्ट था, इसके बाद में आपका पार्ट सेकंड भी आ जाएगा।